Hello students, today we are starting our chapter number 4 motivation. अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो इस मोटिवेशन चैप्टर और हमारे चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपके 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे. दैट मीन्स आपको इसको चैप्टर को या इस पर्टिकुलर टॉपिक्स को लर्न करना है फॉर द 1 पेज, बिकॉज 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको आंसर लिखना होता है 1 पेज के अंदर. सो दिस वॉज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को. मोटिवेशन की बात करते हैं तो क्या बोला गया कि मोटिवेशन एक इंसाइटमेंट है या इंड्यूसमेंट है. दैट मीन्स एक तरह का प्रमोशन जो एक पर्टिकुलर पर्सन को दिया जा रहा है जिससे कि वो एक पर्टिकुलर वर्क कर सके या किसी एक डायरेक्शन में जा सके. अगर मैं बात करता हूं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस मोटिवेशन को क्या बोलेंगे, तो ये बोला गया कि मोटिवेशन बेसिकली एक तरह का प्रमोशन है जो कि हमारे एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, एक वे प्रोवाइड कर रहा है कि उनको अल्टीमेट गोल्स को अचीव करने के लिए किस तरह से काम करना है और उन्हें क्या काम करना है. सो दिस वाज ऑल अबाउट कि हमारा मोटिवेशन क्या है. अब अगर अपन चलते हैं इसके फीचर्स के ऊपर या जिसको मैं कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकता हूँ, तो बोला गया कि मोटिवेशन अपने आप में कंटिन्यूअस प्रोसेस है. ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें ईच एंड एवरी टाइम किसी तरह का प्रमोशन देना पड़ता है, किसी तरह का इंसाइटमेंट या इंड्यूसमेंट देना पड़ता है वर्कर को. इसी कारण से हमारे मोटिवेशन को एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बोला गया. जब हम बात करते हैं मोटिवेशन एक मेंटल फिलॉसफी है, तो बोला गया कि मोटिवेशन का पर्पस जो होता है वो क्या होता है, हमारे एम्प्लॉयज़ की नीड्स को सेटिस्फाई करना. दैट मीन्स कि यहाँ पे पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर वर्कर की या उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की नीड्स को सेटिस्फाई करना. और नीड्स हमेशा सेटिस्फाई कहाँ से होगी, उसकी मेंटल सेटिस्फैक्शन की बात आ रही है. इस कारण से बोला गया कि मोटिवेशन अपने आप में क्या है, मेंटल फिलॉसफी भी है that affects the mind of a particular person या worker of the organization. नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर बोला गया एम एट सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ पीपल. जो अभी हमने बात करी कि जब कभी भी अपन किसी पर्टिकुलर पर्सन को मोटिवेट कर रहे हैं तो हमें उससे पहले उसकी नीड्स को समझना पड़ेगा, उसकी पर्टिकुलर ज़रूरतें क्या हैं उसको समझना पड़ेगा. सो इसी कारण से हम यहाँ पे बात करते हैं कि मोटिवेशन जो है वो अपने आप में उस पर्टिकुलर पर्सन की या फॉर अ ऑर्गेनाइजेशन उसकी नीड्स जो हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए काम करता है. नेक्स्ट हमने इसके अंदर बात करी एम्स एट इंक्रीजिंग द कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़. कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़ की बात की गई. व्हेनेवर एक पर्टिकुलर पर्सन जिसकी नीड्स सेटिस्फाई हो जाती हैं, हमने उसकी पहले नीड्स को एनालाइज किया और हमने उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर दिया, ऑटोमेटिकली उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो विल टुवर्ड्स द वर्क है, उसका जो इंटरेस्ट टुवर्ड्स द वर्क है वो इंक्रीज हो जाता है. हम इसके अंदर एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं. लेट अस सपोज मुझे अभी एक आइसक्रीम खाने की बहुत नीड आ रही है और मुझे ऐसा लालच दिया गया, मुझे ऐसा प्रमोशन दिया गया कि ये काम कर दोगे तो हम आपको आइसक्रीम प्रोवाइड फॉर कर देंगे. सो ऑटोमेटिकली जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरी जो नीड है आइसक्रीम खाने की वो सेटिस्फाई होगी, तो मेरा जो उस पर्टिकुलर काम करने के टुवर्ड्स इंटरेस्ट है, डेडिकेशन है, वो इंक्रीज हो जाएगा. और इसी कारण से बोला गया कि मोटिवेशन क्या करता है, पर्टिकुलर वर्कर की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है. नेक्स्ट इसके अंदर बात की गई कि कैन बी डन ओनली ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं मतलब हमारे वर्कर्स की, हमारे एम्प्लॉयज़ की. सो ऑटोमेटिकली जब कभी भी अपन मोटिवेशन की बात करते हैं तो मोटिवेशन हमेशा हम ह्यूमन रिसोर्सेज को देते हैं, एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स को देते हैं. हमारे जो एनिमल्स हैं या जो अदर रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है उनको किसी तरह की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती. सो ऑलवेज इट इज़ डन फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द नीड्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, या फिर ये ह्यूमन रिसोर्सेज के थ्रू ही किया जाता है और ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए ही ये होता है. सो यहाँ पे हमने ये पूरा ओवरऑल देखा कि मोटिवेशन क्या है, जिसके अंदर हमने बेसिकली देख लिया कि वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें इस मोटिवेशन की ज़रूरत होती है.
each and every function of the organization, each and every activity of the organization cannot be performed अगर वहाँ पे मोटिवेशन नहीं। सो मोटिवेशन का पर्पस अपन ने देखा है एम्स एट सेटिस्फाइंग दी नीड्स ऑफ एम्प्लॉय, जिससे कि उसकी जो इंटरेस्ट टुवर्ड्स द वर्क है, उसकी जो एफिशिएंसी है, कैपेसिटी टू डू वर्क है, वो सारी चीज़ें उसकी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। आफ्टर स्टडिंग दी मोटिवेशन इंट्रोडक्शन एंड इट्स फीचर्स, द नेक्स्ट टॉपिक कम्स इज नीड्स और इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। और जब अपन नीड्स और इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। प्रीवियस एग्जाम्स की बात करें तो यहाँ पे इंडिविजुअल पॉइंट्स देकर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लाइक एक्सप्लेन द फॉलोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, आपसे पूछ लिया इंक्रीज इन जॉब सेटिस्फेक्शन, रिड्यूस एम्प्लॉई एब्सेंटिज्म, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपन पढ़ते हैं आगे। नीड्स और इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन टॉपिक बात आती है कि हमें मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़े। जैसा कि अपन ने देखा कि मोटिवेशन बेसिकली करता क्या है, एम्प्लॉय की इंटरेस्ट टुवर्ड्स द वर्क, टेंडेंसी टुवर्ड्स द वर्क, उसको इंक्रीज करता है, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना सिंपल हो जाता है या इजी हो जाता है। सो यहाँ पे हम वन बाय वन पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा आता है, हेल्प्स इन अचीविंग प्री डिटरमाइंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने प्री डिसाइडेड गोल्स या प्री डिटरमाइंड गोल्स के साथ में काम करता है, और ईच एंड एवरी एम्प्लॉय, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स फॉर अचीवमेंट ऑफ दोज गोल्स। सो बात यहाँ पे ये बोली गई कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास में प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज हो सकते हैं, लेटेस्ट मशीनरी हो सकती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो सकती है, बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं, वर्कर्स भी हो सकते हैं, बट अगर वहाँ पे मोटिवेशन नहीं होगा, अगर वहाँ के एम्प्लॉयज़ प्रॉपर्ली मोटिवेटेड नहीं होंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना, ऑर्गेनाइजेशन के प्री डिसाइडेड गोल्स को अचीव करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसी कारण से ये बोला गया, फर्स्ट पॉइंट जो हमने देखा कि मोटिवेशन हेल्प्स इन अचीविंग द प्री डिटरमाइंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो बोला गया इंक्रीज इन जॉब सेटिस्फैक्शन। अब जॉब सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है? जॉब सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर वर्कर जो कोई भी काम कर रहा है, ही इज सेटिस्फाइड विद दैट पर्टिकुलर वर्क। और एक पर्टिकुलर पर्सन सेटिस्फाइड कब होगा? जब उसको काम करने के बदले में जो कोई भी रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं, जो कोई भी रिटर्न्स दिए जा रहे हैं, और हम बोल सकते हैं जो कोई भी उसको सैलरी दी जा रही है, दैट इज सफिशिएंट और इनफ अकॉर्डिंग टू द वर्क डन। सो यहाँ पे यही चीज़ बात बोली जा रही है कि मोटिवेशन बेसिकली क्या करता है, जॉब सेटिस्फैक्शन को भी इंक्रीज करता है। जैसा कि हमने देखा कि भाई मोटिवेशन जो है उस पर्टिकुलर वर्कर की नीड्स को एनालाइज करता है, एंड पर्टिकुलर मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग दोज नीड्स ऑफ द पर्टिकुलर एम्प्लॉयज और सेटिस्फाइंग दोज नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज। सो यहाँ पे यही चीज़ बोली जा रही है, जब एक पर्टिकुलर वर्कर को, जब एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि जो कोई भी उसको रिटर्न्स मिल रहे हैं, जो कोई भी बेनिफिट्स फॉर परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर वर्क उसको मिल रहा है, अगर उसको ऐसा लगता है, इफ़ ही फाइंड्स दैट कि ये जो बेनिफिट्स हैं, ये जो रिटर्न्स हैं, वो उसके अकॉर्डिंग टू दी वर्क डन मिल रहे हैं, या फिर जो उसका कलीग है जो उसके जैसा ही कोई काम कर रहा है उससे ज़्यादा उसको मिल रहा है, तो ये उसकी जो मेंटल फिलॉसफी है, मेंटल नीड्स जो हैं, उसको सेटिस्फाई कर देता है। और यही सेटिस्फैक्शन उस पर्टिकुलर पर्सन को प्रमोट करता है, मोटिवेट करता है या इंसाइट करता है और बेटर परफॉर्म करने के लिए। सो इन दिस वे वी कैन से मोटिवेशन ऑल्सो इंक्रीजेज दी जॉब सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट कम्स इज रिड्यूस्ड एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर। ये दो टर्म्स हमें समझनी पड़ेगी। एब्सेंटिज्म और टर्नओवर का मतलब क्या होता है? जब मैं बात करता हूँ एब्सेंटिज्म के बारे में, तो हम इसको बोलते हैं टेंडेंसी ऑफ रिमेनिंग एब्सेंट फ्रॉम द जॉब और फ्रॉम द वर्क। एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय जिसको काम करने के बदले में सफिशिएंट रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, या ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाइमेट है, वो एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, वर्कर किसी दूसरे वर्कर के साथ में कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, मैनेजर वर्कर के बीच में कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं,
या फिर मैं बोल रहा हूँ कि मैं जितना काम कर रहा हूँ उतना मुझे रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, मुझे उसके अकॉर्डिंग सैलरी या वेजेस नहीं मिल रही है। सो बीइंग द पर्टिकुलर वर्कर मैं क्या कहूँगा, मेरा ये एक मेंटलिटी बन जाएगी कि मैं अपनी जॉब से, मैं अपने वर्क से एब्सेंट होना स्टार्ट कर दूँगा, और उसी टेंडेंसी को अपन क्या बोलते हैं, एब्सेंटिज्म बोलते हैं। एंड जब अपन बात करते हैं टर्नओवर के बारे में, सो टर्नओवर का मतलब होता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ एम्प्लॉइज। ये एक रूटीन प्रोसेस है, बट अगर यही टर्नओवर ज़्यादा हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल्स को अचीव करना डिफिकल्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन 10 नए लोगों को अपॉइंट कर रही है और उसके यहाँ से 15 एम्प्लॉयज़ छोड़कर जा रहे हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऑर्गेनाइजेशन की जो ट्रेनिंग की कॉस्ट है, रिक्रूटमेंट की कॉस्ट है, सिलेक्शन की कॉस्ट है, वो सारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे रिसोर्सेज इन सब कामों के अंदर, इन सब एक्टिविटीज़ के अंदर वेस्ट हो जाएगा, और अल्टीमेटली गोल्स को अचीव करना डिले होगा या डिफिकल्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे यही बोला गया कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ प्रॉपरली मोटिवेटेड हैं, प्रॉपरली रिगार्डेड हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ बोली जा रही है कि उनकी जो टेंडेंसी है एब्सेंट रहने की, जिसको अपन एब्सेंटिज्म बोल रहे हैं, या फिर ये जो इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ एम्प्लॉयज, जिसको अपन टर्नओवर बोलते हैं, वो चीज़ें रिड्यूस्ड हो जाती हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम इसके अंदर पॉइंट देखते हैं, फैसिलिटेट्स चेंजेस। ऑर्गेनाइजेशन जिस क्लाइमेट में सरवाइव करता है, एग्जिस्ट करता है, वो क्लाइमेट जो है, वो जो एनवायरनमेंट है, वो चेंजिंग है अपने आप में। उसकी सर्कमस्टांसेस, कंडीशंस फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, और उन चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के अंदर एम्प्लॉयज़ को प्रिपेयर रखना, एम्प्लॉयज़ को तैयार रखना कि भाई आप इन चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के हिसाब से खुद को चेंज करें। जो एनवायरनमेंट की जो नीड्स आ रही हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अगर आ रही है, आप उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करें। ये सारा का सारा काम विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन ही पॉसिबल हो पाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मोटिवेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो अप्रोच है टुवर्ड्स द वर्क, उसको इस तरह से चेंज करता है, उसको इस तरह से ढालता है, जिससे कि जो हमारे डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं, उसको हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए सोचें, उसके फ़ायदे के बारे में सोचें, और इस कारण से उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो उनको खुद में चेंज लाना है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना है उनको, वो उस चेंजेस को एक्सेप्ट कर पाते हैं। सो मोटिवेशन बाय सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ पीपल, बाय क्रिएटिंग इंटरेस्ट अमंग देम, जो ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लेके आने हैं, हम उन चेंजेस को इजीली ला पाते हैं विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, जिसको हम बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में भी बोल सकते हैं, इसके अंदर ये बोला गया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास में जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, लिमिटेड, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है कि वो उस लिमिटेड रिसोर्सेज का बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सके, या फिर मैं बोलूँ कि लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ किया जाए जिससे कि हम उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएँ। सो विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन, जैसा कि अपन ने देखा कि एम्प्लॉय का इंटरेस्ट टुवर्ड्स द वर्क इंक्रीज हो जाता है, एम्प्लॉयज़ की नीड सेटिस्फाई हो जाती है, इससे कि अल्टीमेटली होता क्या है, जो एक पर्टिकुलर वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो इस तरह से काम करता है कि वो अपना 100% दे, वो जितनी उसकी कैपेसिटी है वो उसके अकॉर्डिंग पूरी तरह से काम करे। और उसकी यही चीज़ को अपन क्या बोल रहे हैं कि मोटिवेशन एम्प्लॉय या वर्कर की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है, जितना हम उसका मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, उसको यूज़ में लेने में हेल्प करता है। और इस कारण से बोला गया कि मोटिवेशन बेसिकली क्या कर रहा है, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, और हम बोल सकते हैं बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को करने में यूज़ करता है या हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे सामने टॉपिक आता है मोरल। मोरल का मतलब क्या होता है, विलिंगनेस टुवर्ड्स द वर्क। मोरल को अपन बोलते हैं विलिंगनेस टुवर्ड्स द वर्क। सो मोरल किस लिए ज़रूरी है,
जैसा कि अपन ने बात करी, जब तक एम्प्लॉय का इंटरेस्ट नहीं होगा, वो तैयार नहीं होगा, वो विलिंग नहीं होगा उस काम को करने के लिए, तब तक वो अपना 100% नहीं दे पाएगा। सो यहाँ पे मोटिवेशन का जो फोकस, मोटिवेशन का जो अटेंशन रहता है वो यही रहता है कि किस तरह से एम्प्लॉय की जो टेंडेंसी टुवर्ड्स द वर्क है, उसकी जो पर्टिकुलर विलिंगनेस टुवर्ड्स द वर्क है, उसको किस तरह से इंक्रीज किया जाए, उसको किस तरह से बढ़ाया जाए, वो हमारा मोटिवेशन का फोकस रहता है। अनलेस एंड अनटिल उसका जो विलिंगनेस टुवर्ड्स द वर्क है, इंटरेस्ट टुवर्ड्स द वर्क है, इंक्रीज नहीं होगा, तो हमारा जो वर्क है उसको इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं किया जा सकेगा। सो बात यहाँ पे यही आ रही है कि मोटिवेशन जो है एम्प्लॉय या वर्कर के मोरल को भी इंक्रीज करता है, उसके विलिंगनेस या टुवर्ड्स द टेंडेंसी टुवर्ड्स द वर्क उसको भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा इंपॉर्टेंस का आता है वो हमारा आता है बिल्ड्स गुड लेबर रिलेशंस। जब हमने बात करी मोटिवेशन की, तो मैंने बोला एक मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स की या डिफरेंट एम्प्लॉयज़ की नीड्स को अंडरस्टैंड करेगा एंड देन उनको सेटिस्फाई करने के लिए ट्राई करेगा। और जब एक पर्टिकुलर मैनेजर अपने वर्कर्स के बारे में, अपने सबऑर्डिनेट्स के बारे में इतना सोचेगा, उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड करेगा, उनकी ज़रूरतों को समझेगा एंड देन उनको सेटिस्फाई करने के लिए काम करेगा, तो जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती हैं, लाइक स्ट्राइक्स की बात हो गई, डिस्प्यूट अमंग दी मैनेजर एंड दी वर्कर्स या सुपीरियर्स एंड दी सबऑर्डिनेट्स, वो सारे कन्फ्लिक्ट्स, वो सारे पर्टिकुलर डिस्प्यूट्स नहीं होंगे और इस कारण से लेबर रिलेशंस, मतलब मैनेजर और वर्कर का जो रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव हो जाएगा। सो यहाँ पे ये बोला गया कि मोटिवेशन उस लेबर रिलेशन को भी इम्प्रूव करता है या एक गुड लेबर रिलेशन बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमने इसके अंदर बात करी बेसिस ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस। जब हम पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं और पॉइंट नंबर हम 11 की बात करते हैं, ये दोनों पॉइंट्स एक ही बात करते हैं। हमारी बुक के अंदर इसको सेपरेटली गिवन है, बट हम दोनों इसको एक साथ लेकर चलेंगे। जब हम बात करते हैं मैनेजरियल फंक्शंस की, तो हम बात करते हैं मैनेजरियल फंक्शंस मीन्स वॉट एवर द एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म बाय अ मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन, हम उनको मैनेजरियल फंक्शंस बोलते हैं। अब एक मैनेजर क्या काम करता है? मैनेजर प्लानिंग का काम करता है, मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग का काम करता है, मैनेजर डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शंस देता है, मैनेजर ये देखता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो कितना एफिशिएंटली परफॉर्म हुआ, कितना ठीक तरह से परफॉर्म हुआ, और इन सारे फंक्शंस को अपन मैनेजरियल फंक्शंस बोलते हैं। इन पर्टिकुलर टॉपिक को हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी डिटेल में देखेंगे मैनेजमेंट फंक्शंस के नाम से। सो वॉट एवर द डिफरेंट एक्टिविटीज, वॉट एवर द डिफरेंट एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म बाय द मैनेजर, चाहे वो प्लानिंग का काम हो, चाहे वो पर्टिकुलर डायरेक्टिंग का काम हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग का काम हो, उन सब के लिए एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हमारा होता है मोटिवेशन। अगर ईच एंड एवरी एक्टिविटी और ईच एंड एवरी फंक्शन के अंदर मोटिवेशन नहीं होगा, उस सिचुएशन के अंदर इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना उस पर्टिकुलर मैनेजर के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन के जो अल्टीमेट गोल्स हैं उनको अचीव करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा या इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो वेरियस मैनेजरियल फंक्शंस का एक बेस है, एक पिलर है, अपन किसको बोल रहे हैं? मोटिवेशन को बोल रहे हैं। और यही चीज़ इसके अंदर बोली गई की टू बिहेवियर मैनेजमेंट एक्शन। की का मतलब एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट, कि एक पर्टिकुलर मैनेजर का जो बिहेवियर है टुवर्ड्स द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट पिलर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट किसको माना गया? इस पर्टिकुलर मोटिवेशन को माना गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट की बात बोली गई तो यहाँ पे ये बोला गया ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना एक सिंगल पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं होता है। भाई हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हुई, वो केवल मार्केटिंग डिपार्टमेंट की वजह से सक्सेसफुल नहीं होती, उसके अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी रोल होता है, उसके अंदर HR डिपार्टमेंट का भी रोल होता है, उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का भी रोल होता है, उसमें ईच एंड एवरी एम्प्लॉय जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहा है, सबका रोल होता है, सबका कुछ ना कुछ इनपुट होता है। देन ओनली ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो पाती है, देन ओनली ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर पाती है। तो जहाँ पे मैंने एक और बात बोली कि मोटिवेशन के अंदर मैनेजर फोकस कर रहा है इन एनालाइजिंग और अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ द वर्कर्स एंड ट्राइज टू सेटिस्फाई दोज नीड्स
इसका मतलब यहाँ पे मैनेजमेंट पर्टिकुलर मोटिवेशन कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक टीम स्पिरिट की टेंडेंसी को डेवलप कर रहा है। टीम स्पिरिट का मतलब एक ग्रुप यूनिटी को प्रमोट कर रहा है, जहाँ पे ये देखा जाता है कि ईच एंड एवरी पर्टिकुलर पर्सन और द एम्प्लॉय वो अपने किसी कलीग को हेल्प करने के लिए रेडी है, उसको पर्टिकुलर सपोर्ट करने के लिए रेडी है, जिससे कि अल्टीमेट गोल्स को अचीव किया जा सके। सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मोटिवेशन टीम स्पिरिट को या ग्रुप यूनिटी को भी क्या करता है, प्रमोट करता है। नेक्स्ट इसके अंदर बात आती है एनहांस कॉर्पोरेट इमेज। कॉर्पोरेट इमेज का मतलब हो गया कंपनी की इमेज, ऑर्गेनाइजेशन की इमेज इन फ्रंट ऑफ दी सोसाइटी। अभी हमने बात करी मोटिवेशन के थ्रू एम्प्लॉयज़ की नीड्स को अंडरस्टैंड किया जा रहा है, उनको सेटिस्फाई किया जा रहा है। एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स बहुत खुश हैं, हैप्पी है, दे आर वेल सेटिस्फाइड विद दी रिटर्न्स दैट आर बीइंग पेड टू देम। उनको ये पूरी तरह से सेटिस्फाइड है कि हमें जितना काम करवाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, और यही बेनिफिट्स, यही चीज़ें वो शेयर करते हैं अपने किसी फ्रेंड्स के साथ में या रिलेटिव्स के साथ में। सो होता क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक गुड इमेज या हम बोलते हैं गुडविल इंक्रीज होती है। एम्प्लॉयज़ ऑफ द अदर ऑर्गेनाइजेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में साथ में काम करना चाहते हैं, और हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाना चाहते। तो यहाँ पे ये बोला गया, अगर ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन को प्रॉपर प्लेस दी जा रही है, प्रॉपर जगह दी जा रही है, उससे उस ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल भी इंक्रीज होता है, और उससे हम ये बात करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक गुड कॉर्पोरेट सिटीजन बन के प्रेजेंट होती है। गुड कॉर्पोरेट सिटीजन का मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सोसाइटी के गोल्स को, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है। आफ्टर डिस्कसिंग मोटिवेशन, टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन हमारे सामने आती है। जब मैं बात करता हूँ टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन की, हम उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इट कैन बी फाइनेंशियल टेक्निक्स और इट कैन बी नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स। फाइनेंशियल टेक्निक्स नाम से कुछ इंडिकेशन मिल रहा है कि ये फाइनेंस या पैसे की बात करेगा। एग्जैक्टली यही चीज़ है। दोज टेक्निक्स या दोज मेथड्स ऑफ मोटिवेशन जहाँ पे हम फाइनेंस या कैश का यूज़ कर कर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को प्रमोट कर रहे हैं, इंसाइट कर रहे हैं, हम उसको फाइनेंशियल टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन बोलते हैं। से फॉर एग्जांपल, आपने एक पर्टिकुलर वर्कर की सैलरी इंक्रीज कर दी, उसको किसी तरह का बोनस दे दिया, उसको किसी तरह का इंसेंटिव दे दिया। ये सारी चीज़ें हम मनी की टर्म्स के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और इन्हीं को अपन फाइनेंशियल टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन बोलते हैं। जब मैं बात करता हूँ नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, दैट मीन्स वो टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन जिनको हम मनी के टर्म्स के अंदर कैलकुलेट या मेजर नहीं कर सकते हैं, वो हमारी नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन बन जाती हैं। हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्स के अंदर फाइनेंशियल टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन के टाइप्स नहीं हैं, बट नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स को अदर फर्दर क्लासीफाई कर रखा है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन के अंदर हमारी सबसे पहली जो टेक्निक आती है वो हमारी आती है स्टेटस एंड जॉब सिक्योरिटी। स्टेटस का मतलब होता है पोजीशन या एक पर्टिकुलर पोस्ट, कि वो पर्टिकुलर पर्सन किस पोस्ट पे काम कर रहा है। वो मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहा है या क्लर्क की पोस्ट पे काम कर रहा है, वो एक डायरेक्टर की पोस्ट पे काम कर रहा है, उसको अपन बात करते हैं स्टेटस के बारे में। एंड जॉब सिक्योरिटी का मतलब होता है कि उसको उसकी जॉब से नहीं निकाला जाएगा, उसकी ये जो सिक्योरिटी है उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं। सो जब हम नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन की बात करते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको ये बोला कि इनको हम मनी की टर्म्स के अंदर मेजर नहीं कर सकते हैं या कैलकुलेट या एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसी कारण से हमने इनको नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स बोला है। और इसके अंदर हम सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है या सबसे पहले हमारी टेक्निक आती है वो हम देख रहे हैं स्टेटस या जॉब सिक्योरिटी के बारे में। स्टेटस पोजीशन या रैंकिंग के बारे में बात करता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन किस पोस्ट पे काम कर रहा है, किस पोजीशन पे काम कर रहा है, वो भी उस पर्टिकुलर पर्सन को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। से फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक पर्टिकुलर पर्सन को दैट वाज परफॉर्मिंग वेरी वेल इन द ऑर्गेनाइजेशन और वो अभी असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था,
ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी वर्क परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर उसको प्रमोट कर कर मैनेजर बना दिया। अब उसकी जो पोजीशन अभी असिस्टेंट मैनेजर की थी, अब हमने उसको मैनेजर की पोस्ट में लेके गए, लेकिन क्या हम उसको ये बोल सकते हैं कि भाई उसके अंदर उसका इतना इंक्रीमेंट हुआ है, या हम इसको मनी के टर्म्स में इतना एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन जब उसकी पोजीशन इंक्रीज हुई, उसकी रैंकिंग इंक्रीज हुई, तो उसका एक मेंटल सेटिस्फैक्शन आया, और यही मेंटल सेटिस्फैक्शन उसको क्या कर रहा है? मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं जॉब सिक्योरिटी के बारे में। तो बोला गया एक पर्टिकुलर पर्सन को जब ये टेंडेंसी या इस तरह का एश्योरेंस मिल जाता है कि उसको जॉब से नहीं निकाला जाएगा, तो वो फीलिंग, वो एक सेटिस्फैक्शन की जो फीलिंग आती है, वो भी उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट या प्रमोट करती है। से फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर पर्सन जो अभी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ ट्रेनी लगा है, और उसको बोला गया है कि आपका ट्रेनिंग का जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा फॉर 1 ईयर रहेगा, एंड यू हैव टू परफॉर्म वेरी वेल इन दिस ड्यूरेशन, अदरवाइज आपका ये जो पर्टिकुलर ड्यूरेशन है, आपकी जॉब है, वो हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। सो जब तक उसको ये एश्योरेंस नहीं मिल जाएगा कि उसको जॉब से नहीं निकाला जाएगा, कहीं ना कहीं उसका जो एक टेंडेंसी टुवर्ड्स द वर्क है, वो थोड़ा बहुत लो रहता है, इस डर के मारे, इस फियर के मारे कि कहीं मेरे से कुछ गलती नहीं हो जाए और मुझे जॉब से नहीं निकाला जाए। बट एज सुन एज ही गेट्स दिस अपॉर्चुनिटी कि भाई उसकी जॉब है वो सेफ है, ऑटोमेटिकली ही फील्स मोटिवेटेड एंड सेटिस्फाइड, एंड ये अपने आप में नॉन फाइनेंशियल टेक्निक ऑफ मोटिवेशन की तरह काम करता है। नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं प्रेज एंड ऑनर के बारे में। प्रेज का मतलब हो गया एप्रिसिएशन, अपन किसी पर्टिकुलर पर्सन की जो बड़ाई कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं फॉर द गुड वर्क, उसको हम क्या बोलते हैं? हम प्रेज बोलते हैं। एंड ऑनर का मतलब होता है रिस्पेक्ट। सो वॉट एवर एप्रिसिएशन, वॉट एवर द रिस्पेक्ट दैट इज बीइंग गिवन टू दी पर्टिकुलर पर्सन या एम्प्लॉय, वो भी अपने आप में एक नॉन फाइनेंशियल टेक्निक ऑफ मोटिवेशन रहता है। हम सब लोगों स्टूडेंट्स को अच्छे से आइडिया है कि अगर हमारा कोई क्लासमेट बहुत अच्छा स्कोर करता है, उसने फर्स्ट रैंक सिक्योर करी क्लास के अंदर, या सेकंड रैंक सिक्योर करी एनुअल डे के अंदर, या पर्टिकुलर सेरेमनी के अंदर, उसको एक मोमेंटो दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, और वो प्रेज, वो एप्रिसिएशन उसको मोटिवेट करता है और बेटर परफॉर्म करने के लिए और हाई अचीवमेंट्स के लिए। साथ ही साथ में जो अदर पर्सन्स हैं, जो उसके क्लासमेट्स हैं, उनके दिमाग में भी फीलिंग जनरेट करता है कि भाई अगर हम भी कुछ अच्छा करेंगे तो ये चीज़ें हमें भी मिल सकती हैं। तो यही प्रेज, यही एप्रिसिएशन, यही रिस्पेक्ट भी अपने आप में एक नॉन फाइनेंशियल टेक्निक ऑफ मोटिवेशन होते हैं, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इसको यूज़ करता है। हम इसके अंदर देख सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम वर्कर ने, जिसने बहुत अच्छा वेल परफॉर्म किया है, ऑर्गेनाइजेशन उसको कोई टूर दे देती है कि आप ट्रिप घूम के आ सकते हैं, या कहीं होटल स्टे वगैरह दे दिया। ये सारी की सारी चीज़ें हम नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स के अंदर कवर अप कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर बात आती है पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के बारे में। देखिए, पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट की जब बात आती है तो बोला गया ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी डिसीजंस हैं, वेरियस डिसीजंस, उनको लेने के 2 तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट तरीका कि सारे के सारे डिसीजंस हमारी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स ले रहे हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के एमडी, सीईओ, एग्जीक्यूटिव्स, सारी चीज़ें, और उनके लिए डिसीजंस को जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ हैं जस्ट फॉलो कर रहे हैं। मतलब जिन लोगों को एक्चुअली में काम इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है, उनकी राय, उनकी ओपिनियन, उनके सजेशंस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। उनको सिर्फ अपने बॉस जो उन्होंने डिसीजंस ले लिए उनको इम्प्लीमेंट करना है, उनको एग्जीक्यूट करना है। दूसरा तरीका या दूसरा मेथड जो रह सकता है वो हम क्या बोल सकते हैं, वाइल टेकिंग डिसीजंस, जब टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव डिसीजंस ले रहे हैं, उस टाइम लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ या जो लोग उस वर्क को एक्चुअली में परफॉर्म करेंगे, उनके आइडियाज़, उनके सजेशंस को भी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। ये जब सिचुएशन रहती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस सिचुएशन में क्या होता है कि एम्प्लॉय अपने आप को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मानता है ऑर्गेनाइजेशन का, और उस सिचुएशन के अंदर वो अपना 100% दे पाता है, अपना पूरा का पूरा एफिशिएंसी लगाता है गोल्स को अचीव करने के लिए।
सो दिस पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट भी अपने आप में एक नॉन फाइनेंशियल टेक्निक ऑफ मोटिवेशन है, बिकॉज डिसीजन मेकिंग टास्क के अंदर जब हम एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं कि आप भी अपने आइडियाज़ दें, सजेशंस दें, तो उस सिचुएशन के अंदर ही फील्स दैट कि वो भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पिलर है, एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, और इस कारण से उसे अपना 100% देना चाहिए, उसको ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए काम करना चाहिए। अगेन वही बात आती है आगे जाके कि इस तरह से अगर हम काम करते हैं तो गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिंपल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे सामने पॉइंट आता है, वो हमारा आता है इफेक्टिव लीडरशिप एंड सुपरविजन। जब मैं बात करता हूँ लीडरशिप की, तो लीडरशिप बेसिकली क्या होती है? लीडरशिप एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर एक लीडर या एक पर्टिकुलर पर्सन एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स की जो थिंकिंग है, उनका बिहेवियर है, उसमें एक चेंज लाने के लिए ट्राई करता है। से फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर ले सकते हैं कि जितने भी हमारे रिलीजियस गुरु हैं वो अपने प्रीचिंग्स के थ्रू, अपने गाइडेंस के थ्रू, अपने टीचिंग्स के थ्रू जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं उनमें एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए ट्राई करता है। यही चीज़ एक मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी करता है कि वो उसके नीचे जो सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर में चेंज लाने के लिए ट्राई करता है, और यही प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? लीडरशिप प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सुपरविजन की। सुपरविजन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को मॉनिटर करना, इंस्पेक्ट करना, देखना, वो हमारा सुपरविजन की बात होती है। तो यहाँ पे ये बोला गया ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर मैनेजर कितना अच्छे से लीडरशिप स्किल्स को यूज़ कर रहा है, कितना अच्छे से डिफरेंट एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज कर रहा है, वो भी अपने आप में क्या रहता है? एक नॉन फाइनेंशियल टेक्निक ऑफ मोटिवेशन रहता है। कैसे? देखिए, अगर एक पर्टिकुलर मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप एक्सरसाइज कर रहा है, इसका मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो नीड्स हैं, उनकी जो मिस्टेक्स हैं, एरर्स हैं, उनकी जो कैपेसिटीज़ हैं, उन सब के ऊपर फोकस हो पा रहा है। और इस तरीके से जब काम होता है एंड वेन एवर ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉय है कोई मिस्टेक करता है, कुछ एरर करता है, तो मैनेजर उसको प्रॉम्प्टली उसी टाइम बता देता है, गाइड कर देता है कि भाई ये चीज़ गलत है, आप इस तरह से काम ना करें, दिस शुड बी परफॉर्म लाइक दिस ओनली। सो यहाँ पे एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन के काम ठीक तरह से हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो हमारे गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अचीव हो रहे हैं, और साथ ही साथ में जो एम्प्लॉय का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पार्ट है वो भी साथ साथ में हो रहा है। सो ये भी अपने आप में हमारा क्या बोला गया? नॉन फाइनेंशियल टेक्निक ऑफ मोटिवेशन माना गया। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आता है, जो नेक्स्ट हमारा टेक्निक हो सकती है नॉन फाइनेंशियल, वो हमारी आती है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। एक पर्टिकुलर पर्सन का जो राइट है, उसके जो पावर्स हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अथॉरिटी बोलते हैं। एंड डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर। सो बात यहाँ पे ये आ रही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है वो किस पोजीशन पे काम कर रहा है, किस रैंक पे काम कर रहा है, वो तो उसको मोटिवेट करता ही करता है। साथ ही साथ में उसको कितने राइट्स हैं, उसके पास में कितने पावर्स हैं टू टेक द डिसीजंस, टू डू डिफरेंट वर्क्स, ये भी उस पर्टिकुलर पर्सन को मोटिवेट करती है। से फॉर एग्जाम्पल बात यहाँ पे ये आती है कि लेट अस सपोज अभी जब मैं असिस्टेंट मैनेजर की तरह काम कर रहा था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहाँ पे मेरे पास में राइट था, मेरे पास में पावर था कि मैं 100 एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर्स दे सकता था, इंस्ट्रक्शंस दे सकता था। मेरे वर्क एफिशिएंसी के बेसिस के ऊपर, मेरे परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर मुझे ये बोला गया कि ठीक है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप 200 वर्कर्स को भी हैंडल कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या हुआ? मेरे राइट्स इंक्रीज हुए, मेरे पावर्स इंक्रीज हुए। और एक पर्टिकुलर पर्सन के जब राइट्स इंक्रीज हो रहे हैं, जब एक पर्टिकुलर पर्सन के पावर्स इंक्रीज होती हैं, वो भी उसको क्या करती हैं? मोटिवेट करती हैं। सो यहाँ पे बात ये की जा रही है कि एक पर्टिकुलर पर्सन को पैसे के तौर पर, फाइनेंस के तौर पर क्या इंक्रीमेंट मिल रहा है, वो मोटिवेशन रहता है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, जब उसको कैश के फॉर्म में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन उसके राइट्स इंक्रीज हो रहे हैं, उसके पावर्स इंक्रीज हो रहे हैं, वो भी उसको क्या करती है? मोटिवेट करती है। और इसको भी अपने आप में क्या माना गया? नॉन फाइनेंशियल टेक्निक ऑफ मोटिवेशन माना गया। नेक्स्ट नॉन फाइनेंशियल टेक्निक ऑफ मोटिवेशन हमारे सामने जो आ रहा है वो आता है
जॉब एक्सपेंशन एंड ऑल्ट्रेशन के बारे में। जब जॉब एक्सपेंशन और ऑल्ट्रेशन की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया, एक कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी है, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय या पर्टिकुलर पर्सन एक ही काम को करते करते बोर हो जाता है, और जब उसको वही काम बार बार करने के लिए दिया जाता है और वो उससे बोर होने लग जाता है, उस सिचुएशन में मिस्टेक्स या एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या इंक्रीज हो जाते हैं। सो वॉटेवर जितना उसको जॉब के अंदर एक्सपैंड किया जा रहा है, एक्सपैंड करने का मतलब क्या हो गया, उसको अभी तक 2 काम करने के लिए बोले गए थे, उसने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, हमने उसको 2 काम और करने के लिए बोले, तो ये बात हो गई एक्सपेंशन की। एंड ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया, चेंजेस का। दैट मीन्स वो पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, हमने उसको ट्रांसफ़र करके मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कर दिया। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, हमने उसको वहाँ से उठाकर फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम डाल दिया। तो ये जॉब एक्सपेंशन एंड ऑल्ट्रेशन जो चेंजेस आ रहे हैं, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, डिफरेंट काम को सीख पा रहा है, और यही चीज़ें क्या करती है, प्रमोट करती है, मोटिवेट करती है एक पर्टिकुलर पर्सन को। एक तरफ जहाँ पे उसका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो रहा है, वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, डिफरेंट टास्क को सीख पा रहा है, तो दूसरी तरफ उसके सामने क्या हो रहा है कि वो एक और मोटिवेटेड हो रहा है, और मोटिवेटेड होने के कारण वो अपना 100% दे पाता है। नेक्स्ट इसके अंदर बात आती है अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट। अब अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, यूजुअली जब एक पर्टिकुलर पर्सन को जॉब पे रखा जाता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन उसको ये डिक्लेयर करती है अपॉइंटमेंट लेटर के थ्रू या किसी और मीडिया के थ्रू कि अगर आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो अभी जिस आप पोस्ट पर हैं आप रिटायरमेंट तक इस पर्टिकुलर पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। से सपोज मुझे बोला गया कि मैं कहीं ऑर्गेनाइजेशन में गया और बोला गया कि अभी आप मैनेजर की पोस्ट पे ज्वाइन हो रहे हैं, अगर आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर तक जा सकते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर भी बन सकते हैं जब आप रिटायर होंगे उस दिन तक। इसके साथ में ऑर्गेनाइजेशन जब टाइम टू टाइम बेसिस के ऊपर उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के या ग्रुप ऑफ पर्सन्स के डेवलपमेंट की बात करती है, उनके लिए ट्रेनिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करती है, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अवेयर करती है, उनको काम सिखाती है कि किस तरह से आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए काम कर सकते हैं या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बोली जाती हैं अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट के अंदर। और ये अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट भी उस पर्टिकुलर पर्सन को मोटिवेट करता है और अच्छा परफॉर्म करने के लिए, अपना 100% देने के लिए। क्योंकि अपन इन सब चीज़ों को मनी की टर्म्स में मेजर नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण से अपन ने इसको क्या बोला है, नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स के अंदर अपन इसको पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके सामने हमारे सामने आता है, वो आता है हेल्दी एनवायरनमेंट। अभी क्या होता है, आप क्लासरूम के अंदर आए, आप मॉर्निंग के अंदर एंटर हुए और उस एंटर होते ही आपका जो क्लासमेट था उसने आपके साथ में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर दिया। कोई रीज़न थे, कुछ नहीं थे, व्हाटएवर द इश्यूज़ वर। उसके बाद में वो डे ही कुछ ऐसा था कि पूरे दिन भर कभी किसके साथ झगड़ा, कभी किसके साथ झगड़ा। क्या हुआ होगा उस दिन आपका जो माइंड रहा होगा उस स्टडीज़ के बजाय इस चीज़ में ज़्यादा सोच में रहा होगा कि यार उस पर्सन ने मुझे ऐसा क्यों बोला, मैंने तो कुछ ऐसा बात बोली नहीं थी, उसने मेरे साथ ऐसा झगड़ा क्यों किया। यही चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है। ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स। वहाँ पे भी क्या होता है, डिफरेंट थिंकिंग वाले लोग हैं, डिफरेंट अप्रोच वाले लोग हैं, डिफरेंट एजुकेशनल स्टेटस वाले लोग हैं, और इस कारण से एम्प्लॉयज़ के बीच में झगड़े होने के चांसेस, डिस्प्यूट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे इस तरह के झगड़े, इस तरह के डिस्प्यूट्स अमंग द एम्प्लॉयज़ और बिटवीन द मैनेजर एंड द सबऑर्डिनेट्स चलते रहते हैं, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है, या अनपीसफुल, या फिर हम अनरेस्ट वाली सिचुएशन बोलते हैं उसको। और वहाँ पे हर एक पर्टिकुलर पर्सन अपना 100% नहीं दे पाता है। ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयज़ की जो एफिशिएंसी है, काम करने की जो उनकी कैपेसिटी है या फिर इंटरेस्ट टुवर्ड्स द वर्क है, वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक हेल्दी एनवायरनमेंट होना भी ज़रूरी है। हेल्दी एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो रहा है, एक पीसफुल एनवायरनमेंट आप बोल सकते हैं। एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर मैनेजर सबऑर्डिनेट्स के बारे में सोच रहा है, एक पीसफुल मैनर के अंदर एक हैप्पीली सारे के सारे वर्कर्स
सारे के सारे पर्सन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अपने काम में लगे हुए हैं और इस कारण से ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं बहुत इजीली अचीव हो पाते हैं। नेक्स्ट अपन इसके अंदर बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन के बारे में। अभी अपन ने एक पॉइंट देखा था पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के अंदर अपन ने बात करी थी कि टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स डिसीजन मेकिंग टास्क के अंदर लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ को भी क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं अपने ओपिनियंस, अपने सजेशंस देने के लिए। इससे ही फीलिंग आ रही थी उन लोगों के बीच में कि हम भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, एंड अब क्या होता है, वो अपना 100% दे पाते। अब ग्रुप डिस्कशन का मतलब क्या हो रहा है कि जितने भी हमारे डिसीजंस हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो म्यूचुअल डिस्कशंस के थ्रू आपस में एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ बैठे हैं, वो हर एक एम्प्लॉय उस पर्टिकुलर ग्रुप का अपने सजेशंस दे रहा है, अपने ओपिनियंस दे रहा है, एंड देन उन सब के ओपिनियंस के बेसिस के ऊपर, उन सब के सजेशंस के बेसिस के ऊपर किसी चीज़ का एक आउटकम निकाला जा रहा है या किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट किया जा रहा है। तो ग्रुप डिस्कशन जहाँ पे एक तरफ एम्प्लॉय को ये फीलिंग लेके आता है, ये एम्प्लॉय में ऐसी फीलिंग जनरेट करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसका भी एक पर्टिकुलर वजूद है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दूसरी तरफ वो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के या पर्टिकुलर पर्सन के डेवलपमेंट के लिए भी काम करता है। देखिए, जब एक पर्टिकुलर पर्सन अपने कलीग से ओपिनियंस को समझ रहा है, उनके सजेशंस को देख रहा है, तो ये उसके डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है और ये डेवलपमेंट अल्टीमेटली क्या करती है, ग्रुप डिस्कशन में इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है कंपटीशन एंड चैलेंजेस। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, ऐसी बात बोलता है वो एडवर्टाइजमेंट के अंदर। यहाँ पे बात क्या आ रही है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय है, वर्कर है, उसके सामने कितनी कॉम्पिटिशन्स आते हैं, उसके सामने कितने चैलेंजेस आते हैं। वो चैलेंजेस, वो डिफ़िकल्टीज भी उस पर्टिकुलर पर्सन को मोटिवेट या प्रमोट करती है। भाई एक फीलिंग एक पर्टिकुलर पर्सन के सामने ऐसी आती है कि ये चैलेंज आया है, कोई बात नहीं, ये डिफ़िकल्टी आई है, मैं इसका कोई ना कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करूँगा। तो वो डिफ़िकल्टी अपने आप में डिफ़िकल्टी ना होकर उसके लिए क्या बन जाती है, एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन बन जाती है। सो वहाँ पे यही चीज़ बोली जा रही है कि ये कंपटीशन एंड चैलेंजेस एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को कितने दिए जाते हैं या उसके सामने कितनी चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ें भी क्या करती हैं, उसको मोटिवेट करती हैं। आपने देखा इन सब एलिमेंट्स के अंदर जो हमने पहले पढ़े, इन सब के हमने एक चीज़ देखी कि सब के अंदर हम मनी के टर्म्स के अंदर इनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे, मेजर नहीं कर सकते थे। हम इनको ये नहीं बोल सकते थे कि ये इतनी वैल्यू का है। हेल्दी एनवायरनमेंट किस वैल्यू के अंदर अपन बात करेंगे, अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट में अपन वैल्यू की बात नहीं कर सकते हैं, और इसी कारण से अपन ने इनको किस में स्टडी किया है, नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन के अंदर स्टडी किया है। आफ्टर डिस्कसिंग द मोटिवेशन, importance of motivation and techniques of motivation, the next topic comes as theories or concepts of motivation. हम जब बात करते हैं थ्योरीज या कंसेप्ट्स ऑफ मोटिवेशन की, तो इन थ्योरीज के अंदर हम हमारे कोर्स के अंदर 4 थ्योरीज दे रखी हैं बेसिकली, और उसमें सबसे पहली जो हमारी थ्योरी आती है और एक अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जिसको अपन बोलते हैं मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय, प्रोपाउंडेड बाय Abraham H. Maslow in 1943, and according to this theory क्या बोला गया, या मास्लो का ऐसे मानना था कि ह्यूमन बींग्स की जो नीड्स हैं दैट आर अनलिमिटेड एंड एवरी ह्यूमन वर्क्स फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ दोज नीड्स, और यही जब तक एक पर्टिकुलर पर्सन की नीड सेटिस्फाई नहीं होती है, जब तक एक पर्टिकुलर पर्सन की नीड्स हमारी सेटिस्फाई नहीं होंगी, ये सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स ही उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या करता रहता है, मोटिवेट करता रहता है। सो मास्लो ने ये माना कि ह्यूमन नीड्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, बट बेसिकली उन्होंने ये बोला कि दीज अनलिमिटेड नीड्स को अकॉर्डिंग टू मास्लो उन्होंने 5 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया, जो कि फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, एस्टीम और ईगो नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स मानी। मास्लो ने एक और चीज मानी
कि भाई ये जो नीड्स हैं वो एक सीक्वेंस या एक ऑर्डर में ही अराइज होगी, और जब तक लोअर ऑर्डर नीड्स सेटिस्फाई नहीं होगी, नेक्स्ट ऑर्डर हायर ऑर्डर नीड्स जो हैं वो उस पर्टिकुलर पर्सन को मोटिवेट नहीं करेगी। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक एक पर्टिकुलर पर्सन की फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई नहीं होगी, सेफ्टी नीड्स उसके सामने अराइज नहीं होगी। जैसे ही फिजियोलॉजिकल नीड्स उसकी सेटिस्फाई हो गई, सेफ्टी नीड्स उसके सामने अराइज हो जाएंगी, एंड उन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए फिर अगेन उसको क्या चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। सो यहाँ पे हमने, अगर हम डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे इसी तरह से डायग्राम अपवर्ड्स जा रहा है, जो ये इंडिकेट करता है कि जो ऑर्डर ऑफ नीड्स है वो बॉटम टू टॉप जाएगा। फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, एस्टीम और ईगो नीड्स के बारे में इसके अंदर बोला गया। इसके साथ में जब अपन बात करते हैं मास्लो की, तो मास्लो ने इन 5 नीड्स को भी 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। जब हम बात करें ये बिलो 3 नीड्स की, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स एंड लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स की, तो मास्लो ने इनको लोअर ऑर्डर नीड्स क्लासिफाई किया है, और जो रिमेनिंग एस्टीम एंड ईगो नीड्स और सेल्फ एक्सप्लोरेशन नीड्स हैं उनको हायर ऑर्डर नीड्स माना है। अब वन बाय वन देखते हैं कि ये पर्टिकुलर नीड्स क्या है। सबसे पहले बात करते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स के बारे में। फिजियोलॉजिकल नीड्स वर्ड बना है फिजिकल से, और यहाँ पे बात की गई कि हर एक इंडिविजुअल क्या चाहता है कि उसकी जो बेसिक नीड्स हैं, उसकी पर्टिकुलर इनिशियल नीड्स जो हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। और किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की बेसिक नीड्स क्या हो सकती हैं, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर। सो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल सबसे पहले अपनी इन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वर्क करता है। यही नीड उसको क्या करती है, मोटिवेट करती है। से फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर पर्सन वर्क कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, किस लिए वर्क ऑन कर रहा है, जिससे कि भाई वो अपना घर खरीद सके, अपने जो उसका लिविंग स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग ड्रेसेस परचेज कर सके, फूड के लिए वो उसके पास पैसा आ सके सफिशिएंट। तो यहाँ पे इन्हीं नीड्स को अपन क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर कवर अप करते हैं। सो आप इसको सिंपल टर्म्स में ऐसे समझ सकते हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेसिक नीड्स के बारे में, और वो बेसिक नीड्स कौन सी हो गई, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर के बारे में बात। जब एक पर्टिकुलर पर्सन की फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो जाती हैं, फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई कब हो सकती हैं, लेट सपोज एक पर्टिकुलर पर्सन की जॉब लग गई, और जॉब लगने के बाद में क्या होता है कि भाई उसकी जो नीड्स हैं फूड की, क्लोथिंग की, शेल्टर की, वो उनका जुगाड़ हो गया है। अब उसके सामने नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ नीड्स अराइज हो जाएंगी, जिनको अपन बोलेंगे सेफ्टी नीड्स। और जब मैं सेफ्टी नीड्स की बात करता हूँ तो मैं इन पर्टिकुलर सेफ्टी नीड्स को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकता हूँ। वो हमारी हो सकती है इकोनॉमिक सेफ्टी या फिर साइकोलॉजिकल सेफ्टी या सिक्योरिटी की बात अपन यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 चीजों के बारे में बात करी, इकोनॉमिक सेफ्टी एंड दूसरा हमारा होता है साइकोलॉजिकल सेफ्टी या सिक्योरिटी अपन बोल सकते हैं। चीजें क्या होती हैं वो देखिए। जब मैं बात करता हूं इकोनॉमिक सेफ्टी, सो इकोनॉमिक सेफ्टी का मतलब क्या होता है कि सेफ्टी इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंस या मनी, कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ये चाहता है कि उसके पास में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पैसा आता रहे, फाइनेंस की कभी शॉर्टफॉल ना पड़े, उसकी उस नीड्स को या उस सेफ्टी को अपन किस में क्लासिफाई कर रहे हैं, इकोनॉमिक सेफ्टी के अंदर क्लासिफाई कर रहे हैं। जब मैं बात करता हूँ साइकोलॉजिकल सेफ्टी के बारे में, तो साइकोलॉजिकल का मतलब हो गया रिलेटेड टू माइंड, मतलब उसको जॉब से नहीं निकाला जाएगा, उसके सामने उसकी जो वेरियस नीड्स हैं वो सेटिस्फाई होती रहेंगी। तो अपन इन सबको किसके अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं, सेफ्टी नीड्स के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सेफ्टी नीड्स में अपन 2 तरह की सेफ्टी के बारे में बात करी, इकोनॉमिक सेफ्टी एंड एज वेल एज साइकोलॉजिकल सेफ्टी। जब एक पर्टिकुलर पर्सन को जॉब परमानेंट हो गई, उसकी अर्निंग्स स्टेबलाइज हो गई, उसके रिटायरमेंट की सारी चीज़ें हो गई, तो अपन ने बोला कि उसके इकोनॉमिक सेफ्टी की बात हो गई। जॉब परमानेंट हो गई, इसका मतलब उसकी साइकोलॉजिकल सेफ्टी की बात हो गई, उसको एक मेंटली इस चीज़ के अंदर स्ट्रांग हो गया वो कि अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
सो एज सुन एज एक पर्टिकुलर पर्सन की सेफ्टी नीड सेटिस्फाई हो जाती हैं, अब उसके सामने नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ नीड्स जो आती हैं वो हमारी आती है लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स के बारे में। हम जानते हैं मैन इज अ सोशल एनिमल और उसको एक फ्रेंडलीनेस चाहिए, अफेक्शन चाहिए, एक ग्रुप चाहिए, एक सर्कल चाहिए। और जब कभी भी उसको ये ग्रुप नहीं मिलता, जब कभी उसको ये सर्कल नहीं मिलता, तो वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, नॉन कोऑपरेट करना स्टार्ट करने लग जाता है। वो उसका जो एक पर्टिकुलर हॉस्टाइल एटीट्यूड होने लग जाता है, गुस्से वाला एटीट्यूड होने लग जाता है। इसके अंदर हम ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं। लेट अस सपोज वन पर्टिकुलर डे आप क्लास में गए और क्लास में डे 1 से आपने अपने फ्रेंड से बात करी, उसने झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया आपसे। बाकी दूसरे से बात करी, उसने बात नहीं करी। तीसरे से बात करी, उसने भी आपकी बात का जवाब नहीं दिया। फर्स्ट पीरियड निकल गया, सेकंड पीरियड निकल गया, आपने थर्ड और फोर्थ पीरियड में ट्राई किया कि आपके फ्रेंड्स आपके साथ में इंटरेक्ट करें, कम्युनिकेट करें, बात करें, बट कुछ ऐसी बात हो गई कि कोई भी पर्सन या कोई भी फ्रेंड आपके साथ में बात नहीं करना चाह रहा। अब धीरे धीरे होगा क्या, जैसे जैसे और टाइम निकलेगा, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड के धीरे धीरे आके क्या होने लग जाएगा, आपका नेचर गुस्से वाला होने लग जाएगा, आपका नेचर हॉस्टाइल होने लग जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज बोली जा रही है कि एक पर्टिकुलर पर्सन को लव और बिलोंगिंगनेस भी चाहिए, उसको अफेक्शन भी चाहिए, उसको पर्टिकुलर फ्रेंडलीनेस भी चाहिए, और उसकी यही नीड्स हम किसके अंदर पढ़ते हैं, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स के अंदर पढ़ते हैं। सो यहाँ पे अपन ने देखा सबसे पहले एक पर्टिकुलर पर्सन क्या चाह रहा है कि उसकी फिजिकल नीड्स सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसकी जो बेसिक नीड्स है फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये हमने पढ़ लिया फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर। जब उसकी बेसिक नीड्स सेटिस्फाई हो गई तो नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ नीड्स हमारे सामने आई, जिसको अपन ने पढ़ा सेफ्टी नीड्स के बारे में। सेफ्टी नीड्स के अंदर अपन ने दो तरह की सेफ्टी की बात करी थी, इकोनॉमिक सेफ्टी एज वेल एज साइकोलॉजिकल सेफ्टी। यहाँ स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान दें, ये फिजियोलॉजिकल है, और फिजियोलॉजिकल का मतलब मैंने क्या बोला, फिजिकल चीज़ें। जैसे अपन बात करते हैं फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, तीनों की चीज़ें क्या होती है, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है। और सेफ्टी नीड्स अपन ने बात करी है साइकोलॉजिकल, और साइकोलॉजिकल का मतलब क्या हो गया, रिलेटेड टू माइंड, एक मेंटल नीड्स उसके सेटिस्फाई होने चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर बात करी अपन ने कि केवल सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स सेटिस्फाई हो गई, अब उसके सामने एक नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ नीड्स राइज होंगी, जो अपन बात करेंगे लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स के बारे में, जिसके अंदर अपन ने ये देखा कि उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या चाहिए, उस पर्टिकुलर पर्सन को लव चाहिए, अफेक्शन चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्टिकुलर पर्सन काम कर रहा है, अपने कलीग्स के थ्रू उसको पर्टिकुलर अफेक्शन मिलता रहे, फ्रेंडलीनेस उनके साथ में रहे, वो कोऑपरेट करते रहे उस पर्टिकुलर पर्सन को, उसकी यही नीड्स अपन किस में पढ़ते हैं, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स के अंदर पढ़ते हैं। साथ ही साथ में अपन ने ये देखा कि जब उसकी ये नीड सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो हॉस्टाइल एटीट्यूड अडॉप्ट कर लेता है, वो आक्रामक या गुस्से वाला एटीट्यूड अडॉप्ट कर लेता है। नेक्स्ट जब अपन बात करते हैं पर्टिकुलर पर्सन की लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स भी सेटिस्फाई हो गई, नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ नीड्स उसके सामने जो आएंगी वो हम बात करते हैं एस्टीम या ईगो नीड्स के बारे में। जब मैं बात करता हूँ एस्टीम की, तो बोला गया एस्टीम का मतलब होता है रिस्पेक्ट, और इन पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर भी हम इसको दो पॉइंट्स की बात करेंगे। रिस्पेक्ट का मतलब होता है, एक तो हमारा आएगा सेल्फ रिस्पेक्ट, और एक हमारा आएगा रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ये चाहता है कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए, खुद का एक रिस्पेक्ट रिकॉग्निशन होना चाहिए, और दूसरे भी लोग उसको रिस्पेक्ट दें, रिगार्ड दें, ये भी इसके अंदर आनी चाहिए। तो एस्टीम एंड ईगो नीड्स का मतलब ये हो रहा है कि जो उसका सर्कल है, जो उसके फ्रेंड्स हैं, जो उसके कलीग्स हैं, जो सोसाइटी में उसके लोग मिलने वाले हैं, उनसे उसको रिस्पेक्ट मिले, रिगार्ड मिले, एप्रिसिएशन मिले, और उसकी यही नीड्स वो हमें किसके अंदर पढ़ रहे हैं, हमारा एस्टीम या ईगो नीड्स के अंदर पढ़ रहे हैं। रिस्पेक्ट के अंदर अपन ने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया इसको। एक तो हो गया हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब क्या हो गया, खुद को वो कितना रिस्पेक्ट दे रहा है, और रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स का मतलब क्या हो गया कि दूसरे लोग उसको कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं। इन दोनों तरह के रिस्पेक्ट को अपन क्या कर रहे हैं, इसके अंदर कवर अप करते हैं, जिसको अपन पढ़ते हैं हमारा एस्टीम या ईगो नीड्स के अंदर। जैसे ही पर्टिकुलर पर्सन की ये एस्टीम या ईगो नीड सेटिस्फाई हो जाती हैं,
तो लास्ट नीड इन द ऑर्डर वो अराइज होती है, वो हमारी आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। जैसे एक क्लास 4th के बच्चे से ये पूछा गया कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो बोला गया कि भाई मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। तो ईच एंड एवरी पर्सन की एक इनहेरेंट डिज़ायर होती है, इनहेरेंट फीलिंग होती है कि वो कुछ बनना चाहता है। वो कभी किसी से सेकंड नहीं होना चाहता, हमेशा फर्स्ट होना चाहता है। वो स्काई हाइट्स को छूना चाहता है, मतलब वो आसमान को छूना चाहता है। उसकी यही नीड्स, उसकी यही डिज़ायर जो होती हैं, हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स के नाम से समझते हैं। तो यहाँ पे अगर जब हम मास्लो की बात करते हैं, इस नीड्स के थ्रू मास्लो ने क्या बताना चाहा है? उन्होंने ये बताना चाहा है कि ईच एंड एवरी पर्टिकुलर पर्सन की जो हम बात करें ह्यूमन नीड्स अपन बोल सकते हैं, वो अनलिमिटेड है एंड ईच एंड एवरी पर्सन वर्क्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दोज नीड्स। जैसे ही उसकी एक पर्टिकुलर नीड सेटिस्फाई हो जाती है, नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ नीड्स उसके सामने अराइज हो जाती हैं। और इसी कारण से बोला गया कि वो पर्टिकुलर पर्सन अपनी इन्हीं नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ही मोटिवेट होता रहता है, वर्क ऑन करता रहता है और अपने टारगेट्स को अचीव करता रहता है। मास्लो ने इन पर्टिकुलर नीड्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया और हमने ये देखा कि ये जो नीड्स हैं वो एक सीक्वेंस के अंदर राइज होंगी। फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, एस्टीम एंड ईगो नीड्स, एंड देन हमारे सामने आया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। आफ्टर डिस्कसिंग द मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, द नेक्स्ट थ्योरी जो हमारे सामने आती है वो हमारी होती है हर्ज़बर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी। मास्लो की तरह ही प्रोफेसर हर्ज़बर्ग ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था 200 इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स के ऊपर। उनके जो सर्वे थे, उन्होंने जो सर्वे किया, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, उस सर्वे के जो फाइंडिंग्स आए, उनके पास में जो कंक्लूजन्स आए, उनके बेसिस के ऊपर उन्होंने इस पर्टिकुलर थ्योरी को बनाया जिसका नाम था हर्ज़बर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी। जब हम बात करते हैं हर्ज़बर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी के बारे में, तो बोला गया यहाँ पे कि इस थ्योरी के अंदर या इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, हर्ज़बर्ग के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर पर्सन को या ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं। वो हमारा हाइजीन फैक्टर्स या मेंटेनेंस फैक्टर्स हो सकते हैं या फिर वो हमारे मोटिवेटिंग फैक्टर्स या सेटिस्फायर्स हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दी हर्ज़बर्ग्स थ्योरी, हाइजीन फैक्टर्स एंड मेंटेनेंस फैक्टर्स वो होते हैं जो लेवल ऑफ मोटिवेशन को मेंटेन करने का काम करते हैं। इसी कारण से अपन ने इनका क्या नाम बोला? मेंटेनेंस फैक्टर्स बोला है। मतलब अकॉर्डिंग टू दी हर्ज़बर्ग ये वो फैक्टर थे जो ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन को मोटिवेट नहीं करते हैं, उसके लेवल ऑफ मोटिवेशन को इंक्रीज करने का काम नहीं करते हैं, बस वो क्या करते हैं, उसका जो लेवल ऑफ मोटिवेशन है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। इसी कारण से हमने उसका नाम क्या रखा? हाइजीन या मेंटेनेंस फैक्टर रखा। अकॉर्डिंग टू दी मास्लो, ये अकॉर्डिंग टू दी हर्ज़बर्ग हमने यहाँ पे बात करी कि इस मेंटेनेंस फैक्टर्स को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये मेंटेनेंस फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो कंपनी पॉलिसीज़ क्या हैं वो बात कर सकते हैं, जनरल ओवरऑल फंक्शनिंग कैसे चल रही है उसके बारे में अपन बात कर सकते हैं, वर्किंग कंडीशंस के बारे में अपन बात कर सकते हैं, सुपरविजन, इंटरपर्सनल रिलेशंस, मतलब मैनेजर और वर्कर का क्या रिलेशन चल रहा है उसके बारे में बात हो सकती है, सैलरी या वेजेस के बारे में बात हो गई, फ्रिंज बेनिफिट्स के बारे में बात हो गई, जॉब सिक्योरिटी के बारे में बात हो गई। ये सारे वो फैक्टर्स थे जो एक एम्प्लॉय का, एक पर्टिकुलर वर्कर का सेटिस्फैक्शन लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं। वो पर्टिकुलर पर्सन को मोटिवेट नहीं करते हैं, उसके लेवल ऑफ मोटिवेशन को इंक्रीज करने का काम नहीं करते हैं। इसी कारण से अकॉर्डिंग टू दी हर्ज़बर्ग इन फैक्टर्स को क्या माना गया? हाइजीन फैक्टर्स या मेंटेनेंस फैक्टर्स माना गया। नेक्स्ट जो फैक्टर्स आते हैं वो हमारे क्या आते हैं? मोटिवेटिंग फैक्टर्स या सेटिस्फायर्स। एज द नेम इंडिकेट्स, अकॉर्डिंग टू दी हर्ज़बर्ग ये वो फैक्टर्स होंगे जो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन के लेवल ऑफ मोटिवेशन को इंक्रीज करने का काम करते हैं।
एक पर्टिकुलर पर्सन सपोजिंग अभी उसका मोटिवेशन लेवल 60% पे, अगर हम परसेंटेज टर्म्स के अंदर बात करते हैं, तो ये वो फैक्टर्स होंगे जो उसके मोटिवेशन लेवल को 60% से इंक्रीज करके 70% या 75% ले जाने तक का ट्राई करेंगे। सो ये हमारा क्या हो गया, हमारे वो फैक्टर्स हो गए जो मोटिवेशन को इंक्रीज करते हैं। बट अगेन ये फैक्टर्स लेवल ऑफ मोटिवेशन को मेंटेन करने का काम नहीं करते, जिसके अंदर हमारे कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, अचीवमेंट हो सकता है, रिकॉग्निशन हो सकता है, डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट की बात हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो सकती है, पर्सनल डेवलपमेंट की बात हो सकती है, और नेचर ऑफ जॉब के बारे में बात हो सकती है। अकॉर्डिंग टू द हर्ज़बर्ग अगर हम देखें तो बोला गया कि हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेटिंग फैक्टर्स दोनों का साइमल्टेनियस प्रेजेंस, मतलब दोनों का एक साथ प्रेजेंट होना ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है। केवल मेंटेनेंस फैक्टर से काम नहीं चलेगा, केवल मोटिवेटिंग फैक्टर से काम नहीं चलेगा। अनलेस एंड अनटिल बोथ द फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, तब तक वो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। सो यहाँ पे ये पर्टिकुलर थ्योरी के अंदर आपको ये फैक्टर्स क्या हैं वो लर्न करना इंपॉर्टेंट है। मेंटेनेंस फैक्टर्स नाम से पता चल रहा है लेवल ऑफ मोटिवेशन को मेंटेन करने का काम करेंगे। मोटिवेटिंग फैक्टर्स पर्सन के मोटिवेट करने का काम करेंगे, उसके मोटिवेशन लेवल को इंक्रीज करने का काम करेंगे। द नेक्स्ट थ्योरी कम्स एज एक्स एंड वाई थ्योरी गिवन बाय प्रोफेसर मैकग्रेगर। एज फार एज दिस थ्योरी इज कंसर्न, this theory was propounded by Professor Douglas McGregor in his book Human Side of Enterprises. There is a good question for you. There might be a question like this कि भाई मैकग्रेगर की बुक का नेम क्या था? The book of the name of the book was Human Side of Enterprises. So in this book मैकग्रेगर ने इस थ्योरी के बारे में डिस्कस किया, इस थ्योरी को दिया, और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी दो तरह की थिंकिंग हो सकती है, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह की थिंकिंग वाले लोग हो सकते हैं। एक ऐसे लोग हो सकते हैं जो पॉजिटिव सोचते होंगे, और कुछ हमारे नेगेटिव थिंकर्स हो सकते हैं, और उनकी जो थिंकिंग है, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो नेचर है, उनको डिस्कस करते हुए ही उन्होंने इस थ्योरी के एजम्पशंस के बारे में बात करी, जिसके अंदर हमारा थ्योरी एक्स आ जाता है और थ्योरी वाई आ जाता है। जब मैं बात करता हूँ थ्योरी एक्स के बारे में, तो ये बात करता है नेगेटिव थ्योरी के बारे में या फिर नेगेटिव व्यू के बारे में। मतलब ऐसे लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के पर्टिकुलर बारे में एक नेगेटिव अप्रोच रखते हैं, नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं। और जब मैं बात करता हूँ थ्योरी वाई की, तो वो हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं। इसी कारण से अपन ने उसको क्या बोला, ऑप्टिमिस्टिक थ्योरी या पॉजिटिव व्यू ऑफ ह्यूमन बिहेवियर बोला। सो पहले पढ़ते हैं थ्योरी एक्स, जो हमारी बात करते हैं यहाँ पे ये बोला गया एवरेज ह्यूमन बीइंग। एवरेज ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या है, एक आम आदमी, एक कॉमन पर्सन क्या करता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इनहेरेंटली डिसलाइक वर्क एंड विल अवॉइड द वर्क इफ पॉसिबल, कि वो ऑलवेज एंड ऑलवेज काम करना पसंद नहीं करता और हमेशा अपने काम से बचना चाहता है, अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है, ऐसा उन्होंने माना। दूसरा उन्होंने क्या बोला कि प्रेफर्स टू बी डायरेक्टेड। एक एवरेज ह्यूमन बीइंग क्या चाहता है कि उसको ऑर्डर्स मिल जाए, डायरेक्शन मिल जाए और उसके अकॉर्डिंग वो काम करे। नेक्स्ट, विशेस टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है। एवरेज ह्यूमन बीइंग हैज लिटिल एम्बिशन, यहाँ पे उसके डिज़ायर्स, उसकी इच्छाएं भी बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। वो चेंजेस को रेजिस्ट करता है, अपोज करता है एक एवरेज ह्यूमन बीइंग। उसके बाद में यहाँ पे ये बोला गया है कि एवरेज ह्यूमन बीइंग इनहेरेंटली सेल्फ सेंटर्ड होता है एंड इनडिफरेंट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब क्या हो गया, केवल और केवल अपने बारे में सोचता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के बारे में इतना ध्यान नहीं देता। और लास्ट में इन्होंने बोला कि ही वांट्स सिक्योरिटी अबव ऑल अदर फैक्टर्स, कि सबसे ज़्यादा चीज़ जिस पे वो ध्यान देता है वो किसके ऊपर ध्यान देता है, सिक्योरिटी के ऊपर। अब वो सिक्योरिटी इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी हो सकती है या फिर साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी भी हो सकती है। सो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में मैं बात कर सकता हूँ कि भाई यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग
जो नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते होंगे या फिर उनका जो बिहेवियर है वो नेगेटिव अप्रोच वाला होगा, वो हमारा किस में आ गया, थ्योरी एक्स के अंदर आ गया। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग ऐसे होंगे जो पॉजिटिव नेचर वाले होंगे या हमेशा कुछ अच्छाइयाँ देखते होंगे, और उनको अपन किस में पढ़ते हैं, थ्योरी वाई के अंदर पढ़ते हैं। क्या बोला गया, देखिए यहाँ पे बोला गया अकॉर्डिंग टू थ्योरी वाई, जो कि एक ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव व्यू ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करती है। यहाँ पे भी यही बोला गया कि एवरेज ह्यूमन बीइंग इनहेरेंटली डिसलाइक नहीं करता काम को, काम करना चाहता है वो एक्सरसाइज सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल, वो किसी के ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस का वेट नहीं करता, खुद को डायरेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, खुद को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। कैन बी मोटिवेटेड बाय हायर ऑर्डर नीड्स, जो अपन ने मास्लोज के अंदर पढ़ा था। उसके बाद में ये बोला गया ही और शी नॉट ओनली एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बट सीक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एक्सेप्ट ही नहीं करती रिस्पॉन्सिबिलिटी को, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी पसंद करते हैं। विशेस टू मेक मैक्सिमम यूज ऑफ हिज कैपेसिटी एंड नॉलेज, सो एवरेज ह्यूमन बीइंग ये चाहता है कि जो भी उसकी कैपेसिटी है, उसकी नॉलेज है, उसका मैक्सिमम यूज वो ले पाए। और वो होता है, लास्ट में क्या बोला गया, एवरेज ह्यूमन बीइंग को क्या माना गया है, क्रिएटिव माना गया है। सो अकॉर्डिंग टू द मैकग्रेगर, उन्होंने इस थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के थ्रू क्या प्रेजेंट करना चाहा है, उन्होंने ये प्रेजेंट करना चाहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह की थिंकिंग वाले लोग होते हैं, और उन्होंने दोनों ही थिंकर्स की, मतलब पॉजिटिव थिंकर्स और नेगेटिव थिंकर्स के जो अजम्पशंस हैं, जो उनकी थिंकिंग है, उनको अपनी थ्योरी के अंदर प्लेस दी है। जो नेगेटिव थिंकर्स थे उनको थ्योरी एक्स के अंदर प्लेस दिया गया, और जो हमारे पॉजिटिव थिंकर्स थे उनको उन्होंने किस में दिया है, थ्योरी वाई के अंदर प्लेस दिया। इसी कारण से थ्योरी एक्स को पेसिमिस्टिक या नेगेटिव व्यू ऑफ नेचर, ह्यूमन नेचर के प्रेजेंट करने की बात की, और थ्योरी वाई को उन्होंने प्रेजेंट किया ऑप्टिमिस्टिक या पॉजिटिव ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। नाउ कम्स द लास्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, दैट इज विलियम जी ओचीज जेड थ्योरी। This theory was given by William G. Ochi in 1981 in the book authored by him, Theory Z, How American Business Can Meet the Japanese Challenge। तो बेसिकली ये थ्योरी थी क्या, इसके बारे में अपन पहले ये देखते हैं, और फिर इस थ्योरी में विलियम जी ओची ने कहा क्या है ये अपन देखेंगे। देखो, जो हमारे विलियम जी ओची हुए, इन पर्टिकुलर प्रोफेसर ने क्या किया, दो कंट्रीज़ के मैनेजमेंट स्टाइल को कंपेयर किया, अमेरिकन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट एंड जापानीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। दोनों की जो अच्छाइयाँ थी, दोनों की जो बेनिफिट्स थे, दोनों की जो चीज़ें अच्छी थी, उन्होंने उसके ऊपर वर्क ऑन किया, एंड विद दिस थ्योरी, दैट मीन्स थ्योरी जेड, उन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया है कि जो जापानीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है, दैट इज़ फार मच बेटर देन द अमेरिकन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। इन सजेशंस के थ्रू जो कि इस थ्योरी के अंदर दिए गए हैं, इन्होंने अमेरिकन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट और जापानीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट को कंपेयर करते हुए अदर जो हमारे मैनेजमेंट पर्सन्स हो गए, जो ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, उनको सजेस्ट किया है कि दे शुड परफॉर्म या दे शुड अडॉप्ट दीज मेजर्स, दीज सजेशंस, इसी से उनके ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव मैनेजमेंट हो पाएगा। सो हम यहाँ पे बात करते हैं विलियम जी ओची जेड थ्योरी के बारे में। अभी तक अपन ने इसके अंदर देख लिया कि ये जो थ्योरी थी ये बेसिकली है क्या, कंपैरिजन है बिटवीन द अमेरिकन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट एंड जापानीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। और इस थ्योरी में विलियम जी ओची ने क्या सजेशंस दिए हैं, इनको अपन वन बाय वन देखते हैं। सजेशन नंबर 1, लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट। जब मैं बात करता हूँ लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट के अंदर, तो विलियम जी ओची ने ये कहा कि जापानीज कंपनीज एक बार पर्टिकुलर एम्प्लॉय को अपॉइंट करने के बाद में, इवन इन केस ऑफ डिप्रेशन, इवन इफ द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग इनटू द लॉसेस, उस टाइम भी उसको जॉब से निकालती नहीं है। और इस तरह की सिक्योरिटी, इस तरह की सेफ्टी जब एक पर्टिकुलर पर्सन को मिलती है, तो ऑटोमेटिकली उसका इंटरेस्ट टुवर्ड्स द जॉब, उसका डेडिकेशन टुवर्ड्स द इंस्टीट्यूशन वो बढ़ जाता है, वो मोटिवेटेड हो जाता है और अपना 100% दे पाता है। सो अकॉर्डिंग टू द विलियम जी पर्टिकुलर ओची, उन्होंने क्या बोला कि एम्प्लॉय को एक लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट वाला सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस को लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर बात की गई स्लो इवैल्यूएशन एंड प्रमोशन। जनरली होता क्या है, इंडिया की भी अपन बात करते हैं, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को अपॉइंट किया गया तो जस्ट आफ्टर 1 ईयर उसका एक रिव्यू होगा
उसने प्रीवियस ईयर में कितना अच्छे से काम किया, उसके बेसिस के ऊपर उसका प्रमोशंस डिसाइड होंगे, उसके इंक्रीमेंट्स डिसाइड होंगे, उसके ट्रेनिंग सेशंस वगैरह ऑर्गेनाइज होंगे। बट अकॉर्डिंग टू जापानीज कंसेप्ट वहाँ पे क्या होता है, ये टाइम पीरियड ऑफ 1 to 2 years बहुत ज़्यादा इनसफिशिएंट माना जाता है। उनका मानना ये है कि एम्प्लॉई का जो इवैल्यूएशन है वो आफ्टर से सपोजिंग 10 years होना चाहिए। साथ ही साथ में इंडिविजुअली उस पर्टिकुलर पर्सन ने कितना काम सीखा, इंडिविजुअली उसने कितना काम अच्छे से किया, इसके बजाय उसने अपने ग्रुप को कितना हेल्प किया है, उसने अपने कलीग्स को कितना मोटिवेट किया है, उनको कितना हेल्प किया है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। जापानीज कंसेप्ट यही बोलता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन हाउ ही मोटिवेटेड द ग्रुप, हाउ ही मोटिवेटेड और हेल्प द कलीग्स, वो इम्पोर्टेंट है। और यही कारण से उन्होंने क्या बोला कि कंपनीज स्लो इवैल्यूएशन के ऊपर फोकस होने चाहिए और जो प्रमोशन है वो बहुत जल्दी नहीं होना चाहिए। प्रमोशन वर्टिकल होने की बजाय हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। जनरली इंडिया में हमारा प्रमोशन क्या होता है, वर्टिकल होता है, मतलब असिस्टेंट मैनेजर से वो मैनेजर बनेगा, मैनेजर से वो डिप्टी मैनेजर बनेगा, इस तरह से हमारा पर्टिकुलर पोस्ट चलता है। लेकिन जब जापानीज कंसेप्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, प्रमोशन होगा लेकिन अभी वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, हमने उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से अपन ने उसको सेल्स डिपार्टमेंट में डाल दिया। इससे एक तरफ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय में हेल्प मिल रही है, दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन की जो हमारे गोल्स हैं उनको अचीव करना क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है करियर पाथ। करियर पाथ की जब अपन बात करते हैं तो स्पेशलाइजेशन की जब अपन बात करते हैं, एक्सपर्टनेस की बात करते हैं, जापानीज कंपनीज स्पेशलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं होती। वो किसी भी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को नॉन स्पेशलाइज्ड बेसिस के ऊपर प्रेफर करती हैं। मतलब पर्सन किसी एक फील्ड का एक्सपर्ट होने के बजाय सारे फील्ड का एक्सपर्ट होना चाहिए, तभी वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि व्हेनेवर एक ऑर्गेनाइजेशन को अंदर एम्प्लॉय को अपॉइंट किया जा रहा है, उस टाइम उसको क्या किया जाना चाहिए, ही शुड बी गिवन इम्पोर्टेंस ऑन द नॉन स्पेशलाइज्ड बेसिस। ऑल्सो वाइल अपॉइंटिंग इटसेल्फ उसको ये बता दिया जाना चाहिए कि अगर आप अच्छे से परफॉर्मेंस दोगे, अगर आप अपना 100% दोगे, उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, आप किस लेवल तक जा सकते हो, आप कहाँ तक जा सकते हो। जैसे अपन बात करें कि आप डायरेक्टर लेवल तक जा सकते हैं, आप MD लेवल तक जा सकते हैं। ये चीज़ जब अपन एम्प्लॉय को बता देते हैं तो ये सारी चीज़ें भी उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या करती है, मोटिवेट करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट सजेशन आता है, एम्फेसिस ऑन ह्यूमैनिटी के बारे में बात करता है। सो अकॉर्डिंग टू विलियम जी ओची, मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एम्प्लॉयज़ के साथ में ह्यूमनली ट्रीट करना चाहिए। एम्प्लॉयज़ को, उसको, अपने सबॉर्डिनेट्स को अपना स्लेव नहीं मानना चाहिए, अपना नौकर नहीं मानना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल वो उनके साथ में पोलाइट बिहेवियर नहीं रखेगा, उनके साथ में एक फ्रेंडली एटीट्यूड नहीं अडॉप्ट करेगा, तो वो उनके विन नहीं कर पाएगा, उनका फेथ विन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई, जापानीज कंसेप्ट के अंदर ह्यूमैनिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। एंड सजेशंस वाज दैट ओनली दिस कि मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड ट्रीट द एम्प्लॉय ह्यूमनली। नेक्स्ट इज कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की बात जो अपन पढ़ के आए थे मोटिवेशन के इम्पोर्टेंस के अंदर भी, कि पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वहाँ पे हम ईच एंड एवरी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व करें। उसके बाद में हम उसके अंदर उसको, उसके सजेशंस, उसके ओपिनियन को भी इम्पोर्टेंस दें। इससे क्या होगा, एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मस्ट बी फीलिंग दैट कि मैं भी इम्पोर्टेंट एलिमेंट हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन का, और वो अपना 100% देने के लिए तैयार हो जाएगा। सो यहाँ पे यही चीज़ आ रही है कि डिसीजन मेकिंग मस्ट बी कलेक्टिव, ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इन्वॉल्व व्हाइल टेकिंग द डिसीजंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट था, नेक्स्ट सजेशन जो था वो हमारा था इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में। जब मैं बात करता हूँ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर, तो बोला गया ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट, चाहे हम उनको ट्रेन करें, चाहे हम उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करें,
हम उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अवेयर कराएं, हम उनको लेटेस्ट टेक्निक्स, मेथड्स ऑफ डूइंग द वर्क से अवेयर कराएं। ये भी अपने आप में क्या रहता है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहता है। हमने यही चीज़ जब नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन पढ़ रहे थे, वहाँ पे भी अपन ने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉय है, अगर उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की फैसिलिटीज़ मिल रही है, उसको ऐसा लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए इतना काम कर रहा है, मुझे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से काम करना सिखा रहा है, मुझे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अवेयर करवा रहा है, तो ही इज़ फीलिंग मोटिवेटेड। तो यही चीज़ यहाँ पे बात बोली गई कि ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क फॉर दी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बिकॉज जब तक हमारे वर्कर्स, जब तक हमारे ह्यूमन रिसोर्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने वाले नहीं होंगे, जब उनको उसके बारे में पता नहीं होगा, तो चाहे आप फिर कितनी ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आ जाएं, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। सो विद द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यहाँ पे सजेशन जो दिया गया ओची ने, उन्होंने ये दिया है कि ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क फॉर द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज। लास्ट हमारा इसके अंदर आता है इनफॉर्मल कंट्रोल। इनफॉर्मल कंट्रोल का मतलब होता है इनफॉर्मल अप्रोच। फॉर्मल अप्रोच का मतलब होता है ऑफिशियल, और इनफॉर्मल का मतलब हो रहा है अनऑफिशियल। कहने का मतलब मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली तो ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, बट इसके साथ साथ में एक इनफॉर्मल रिलेशन, एक इनफॉर्मल अप्रोच उसको बिल्डअप करनी चाहिए अपने वर्कर्स के साथ में, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। जब तक ये इनफॉर्मल कंट्रोल या इनफॉर्मल अप्रोच को अडॉप्ट नहीं करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ उसके साथ में कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, और जब वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तो हो सकता है एम्प्लॉयज़ उसके ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस को नहीं माने। सो बोला गया मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फैमिलियर विद द नीड्स एंड डिज़ायर्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। उनके साथ में वो फ्रेंडलीनेस के साथ में रहे, उनके साथ में लेट सपोज हम ऐसे बोल सकते हैं कि कभी संडेज़ को या कहीं ऑफ डेज़ को, वीकेंड्स को कहीं लंच या डिनर पे लेके जा सकता है। ये सारी चीज़ें मैनेजर को हेल्प करेंगी अपनी बात मनवाने के लिए फ्रॉम द एम्प्लॉयज़। सो बेसिकली इस थ्योरी के अंदर हमारे विलियम जी ओची ने कंपेयर किया जापानीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट को और अमेरिकन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट को, और उन्होंने ये देखा कि हमारा जो जापानीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है वो फार बेटर है, मच बेटर है देन द अमेरिकन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। इसके साथ में ही इस थ्योरी के अंदर हमारे विलियम जी ओची ने अदर ऑर्गेनाइजेशंस को या डिफरेंट कंट्रीज को कुछ सजेशंस दिए कि वाइल अंडरटेकिंग मैनेजमेंट और वाइल अंडरगोइंग मैनेजमेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन, उनको इन पर्टिकुलर थिंग्स का ध्यान रखना चाहिए, जो कि एक ज़रूरी होता है ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर के। थैंक यू।